हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनुज कुमार और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ डोमेन सब्जेक्ट, जो कि आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं बात करूँ एमपीएड के एग्ज़ाम में, इसमें आपके 100 क्वेश्चन 100 में से 25 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर और 75 क्वेश्चन आपके डोमेन के आने वाले हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बताना चाहूँगा, यह वीडियो मास्टर्स के साथ साथ बीपीएड के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसमें मैंने वो क्वेश्चंस कवर करें जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम में आए हुए, बहुत मज़ा आने वाला है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आपकी तैयारी अधूरी है और आपको डर लग रहा है तो टारगेट एकेडमी ऐप पर जाकर टेस्ट सीरीज़ जो है ले सकते हैं। वहाँ से अपनी इफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं कि मेरी तैयारी कितनी बेहतर है। आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपके हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए, आप पेपर खोल के देख सकते हैं। कल परसों में आपका मैं पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का, बीपीएड का भी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो अंक का अनेकार्थी क्या होता है? तो अंक का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं संस्करण। जैसे कि आपने देखा कौन सा संस्करण है, मतलब ओलंपिक कौन संस्करण है, 32वां है, 33वां है, 34वां, इस तरीके से। तो मतलब नंबर की हम बात करते हैं, उसको नंबर से डिनोट करते हैं। ये अनेकार्थी शब्द होते हैं। पर्यायवाची पूछ सकता है, ब्लूम शब्द भी पूछ सकता है। अब पढ़े कहाँ से, 25 क्वेश्चन की पढ़े कहाँ से, और यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट तो सब पढ़ रहे हैं। 100 जो नंबर की जो लड़ाई है वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें? तो उसके लिए एक ही अच्छा रास्ता है, टारगेट एकेडमी पर जाएं, टेस्ट सीरीज़ को वहाँ से लें और अपनी तैयारी करें। लास्ट समय बचा हुआ है और लास्ट समय में हम जो नई चीज़ नहीं पढ़ते, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, दोहराते हैं और चीज़ों को हम बार बार अपनी नज़रों के सामने से निकालते हैं। तो बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 2 की, अंग का अनेकार्थी क्या होता है? अंग होता है, अंग का मतलब होता है अंश। मेरा अंश है, मेरा पार्ट है, मेरा हिस्सा है, मेरा अवयव है, मेरा देह है। आंसर इज डी, इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, हे अरे ओ। अब व्यक्ति चिन्ह किसका कारक है? आपने कारक पढ़े होंगे। कारक की जब मैं बात करता हूँ, कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो जब हम बात करते हैं कि जो है कारक, तो कारक से कैसे क्वेश्चन बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप नोट कर लेना। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संबोधन, हे हर हे हो, ये इसका सेंस हमारा डी निकलता है। तो यहाँ पर आपको कारक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है वो आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आए हुए। कर्ता ने, मैं इसका एक चार्ट बनाकर आपको इसकी वीडियो दूंगा और इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब है संप्रदान। संप्रदान का मतलब कर्ता ने क्रिया को कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। तो ये क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। को के लिए, संप्रदान को के लिए, इसमें सेंस निकलता है। इसके लिए मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा, इससे फिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, किसमें, बीपीएड में और एमपीएड में। तो इससे रिलेटेड आपका चार्ट बनाकर आपको कई सारे एमसीक्यू में सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट में बात करूँ, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, श्याम ने किताब पढ़ी। अब इस वाक्य में हमारा कारक कौन सा है? तो कर्ता ने, मैंने आपको पता कर्ता ने, तो कर्ता का जो कारक निकलता है वो ने निकलता है। तो आंसर इज ए हो जाएगा, आंसर इज ए। अब मैं बात करूँ हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? उपसर्ग का मतलब होता है कोई भी चीज़ मिलकर बनी हो और उसकी शुरुआत से हो रही हो, स्टार्टिंग उसकी किसी चीज़ से मिलकर हो रही हो। तो संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं, हिंदी के भी होते हैं, उर्दू के भी होते हैं। आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट करना है ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट में बात करूँ, अब मैं उपसर्ग की बात कर रहा हूँ, मतलब किसी चीज़ से आगे मैंने उसको रख दिया और फिर उसका पूरा शब्द बना दिया। तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग, तो कौन सा वर्ड है जो हमारा स्वागत से मिलकर बनेगा? सु प्लस आगत, स्वागत। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछेंगे। पॉलिटी इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको पता है पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मूल कर्तव्य कितने, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। तो 11 हैं और पहले 10 थे, और जो 11वां जो एक जोड़ा गया था वो था एजुकेशन। एजुकेशन जो है, इसमें हमने
जोड़ दिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज की जो चर्चा जो की जाती है वो किस आर्टिकल में की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे लोग नोट कर लेना। आर्टिकल 51 ए, या हम इसको 51 का भी बोल सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ये बता दो कि मूल कर्तव्य हमने किस संविधान से लिए, कौन से देश के संविधान से लिए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ता हूं। संविधान निर्माता झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब संविधान में झंडा समिति बनाई गई थी तो उसके थे जेपी कृपलानी। आपको राजेंद्र प्रसाद भी देखने को मिलेंगे, बट आपको राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में नहीं है तो आपको नहीं लगाना है, जेपी कृपलानी लगा देना है। क्वेश्चन नंबर मैं 10 की बात करूं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की जो है संकल्पना किसने करी थी? इसको हम बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिसी के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये हमने कहाँ से लिए थे? ये आयरलैंड के संविधान से लिए थे। ये राज्य के, सुन लेना सारी खिलाड़ी, ये जो है स्टेट के फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तौर पर हम इनको फंडामेंटल राइट्स के तौर पर हम इनको जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार के तौर पर राज्य के लिए माने जाते हैं, ये ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो आंसर इज डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान निर्माता भी बोला जाता है। संविधान के निर्माता, फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और आपको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश की कल्पना करी है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किस देश का है? तो वो है हमारे भारत का। अगर मैं बात करूं छोटा किस देश का है, सबसे छोटा, वो है USA का। एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना, आपके एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 पर। निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो बनाया जा सकता है और एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है SALAMNDR। अब इसने बोला नहीं बनाया जा सकता है, तो इनमें से कौन कौन सा शब्द आप 4 ऑप्शन में देख सकते हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन ही मिल सकते हैं आपको, एक भी मिल सकता है, एक मिलेगा बनाया जा सकता है और एक मिलेगा नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारा कौन सा वर्ड है जो इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें E भी है, A भी है, M भी है, I। तो इसमें आप देख सकते हैं इस पूरे वर्ड में हमारे में I नहीं है, आंसर इज D हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपके मास्टर्स के डोमेन सब्जेक्ट में पूछा गया है। स्वाति और तथा तृप्ति की वर्तमान आयु का अनुपात जो दे रखा है वो 4:5 दे रखा है। और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात जो हो जाता है वो 6-7। तो उनकी आयु में कितना अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस पेपर खोल के देख सकते हैं। इसको मैं 2 तरीके से करके बताऊंगा आपको। अगर आपको यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्वाति, तो इसको मैं S से डिनोट कर लेता हूँ और तृप्ति को T से डिनोट कर लेता हूँ। अब स्वाति जो है वो उसकी जो आयु है वो है 4 और ये है आपकी 5। अगर मैं इसको 4x कर लूँ और इसको मैं 5x कर लूँ, अब उसने बोला है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष का बाद मतलब +6 कर लो आप। उसके बाद पूछा है कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हम ये आपने 6 और 7 कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। अब देखना, अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ जो कि बहुत ईजी है। यहाँ पर देखो इसमें जो है कितने जुड़ रहे हैं कि जो 6 हो जा रहा है आपको पता है 2, और 5 में कितने जुड़ रहे हैं कि 7 हो जा रहा है 2। तो 2 का मतलब होता है 6 और 1 का मतलब हो जाएगा 3। ये 3 निकल कर आया और इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप किस में? स्वाति में और तृप्ति में। तो आपको पता है 4 3 12 हो गया और ये हो गया 3 5 15। तो स्वाति की और तृप्ति की आयु निकल कर आ गई। उसने पूछा है कि इनकी आयु में कितना अंतर है, तो इन दोनों में से आप सबसेट कर देंगे मतलब, तो आपका कितना निकल कर आएगा? आपका निकल कर 15 में से अगर 12 सबसेट करेंगे तो आपका B हो जाएगा। आंसर इज B। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, ऐसा क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और जल्दी आपको ऐसे क्वेश्चन जो मिलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब एक ऐसा भी क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, आप बोलेंगे इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे करें,
ये तो सर समझ में भी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू को देखना, ये सेम है, 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 ये सेम है। तो इसका मतलब a बराबर आप मान लो 9.6 और b बराबर मान लो 5.4। अब ये भी नीचे सेम है, तो आपको पता है ऊपर वाला मैं कर दूं ए क्यू और माइनस का बी क्यू, और आपको पता है ये नीचे ये 2 टाइम्स है, तो इसको हो जाएगा, इसको कर देंगे हम ए स्क्वायर, और आपको पता है ये आपका ए और बी जी हो जाएगा आपका, ये होगा बी स्क्वायर, तो ये हमने बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ये हमारा निकल कर आ गया फॉर्मूला। अब आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। आपको पता है ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रख दो यहाँ पर। ए की वैल्यू है 9.6 और बी की वैल्यू है आपकी 5.4। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको पता 2 बचेंगे और 4 बचेंगे, तो मतलब 4.2 निकल कर आएगा। इसमें ऑप्शन हमारा ए निकल कर आएगा, आंसर इज ए। तो ऐसे सवालों को आपको ऐसे करना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। अब उसके बाद है हमारा ये क्वेश्चन है 15। इसने बोला है ए सी ई और वी एक्स जेड और फिर एफ एस जे। अब आगे क्या आएगा, तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर ए के बाद हम बी छोड़ें तो ए, सी के बाद डी छोड़ें ई, वी के बाद एक्स छोड़ें चलेगा, एक्स के बाद वाई छोड़ें बिल्कुल चलेगा, एफ के बाद जी, और जी के बाद एच आया, एच के बाद आई छोड़ा, जे आया। अब आपको निकालना, देखो ये तो हो नहीं सकता हमारा। टी के बाद यू छोड़ा, वी के बाद एक्स छोड़ा, बिल्कुल गलत हो गया। पी के बाद क्यू छोड़ा, आर के बाद एस छोड़ा, टी, आंसर इज सी हो जाएगा हमारा। अब ये नहीं हो सकता, आगे बढ़ते हम। मैं आपका 16 क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये बोल रहा है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर फिर प्लस 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 25 का स्क्वायर। ऐसे सवालों को करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके सामने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 और 10 का स्क्वायर, अगर इतने तक दे रखा है और उसमें पूछा है कि आंसर क्या होगा, तो आपको ऐसे सवालों करने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले को आपको समझना होगा। n प्लस 1 2n+1 अपॉन के 6। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले आपको पता है 11 से पहले 10 संख्या दे रखी हैं, उनका निकालना होगा। तो जो लास्ट वाली जो संख्या होती है उसको n बराबर हम 10 मान लेते हैं, और इसमें जो है लास्ट की संख्या दी है तो n बराबर 25 मान लेंगे। तो मैं सबसे पहले n छोटी वैल्यू का निकालूंगा, तो इसमें मैं वैल्यू रखूँगा 10 + 1 और 2 × 10+1, ये मैं रख दिया अपॉन के 6। और जब मैं इसको रखूँगा तो इसको मैं सॉल्व भी करूँगा, तो मैंने रख दिया यहाँ पर 10 × 11 × 20 और 21 अपॉन के 6। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से मैंने इसको काट दिया, ये 5 बार, ये हो गया 55, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 36 37 38, तो ये हो गया मेरा 385। अब इसको तुम हाईलाइट कर देंगे, हाईलाइट मतलब बॉक्स में बंद कर देंगे। अब तुम्हें निकालना है आपको 1 से लेके 25 तक का, तो n बराबर मैंने 25 माना, तो 25 को मैं लूँगा, तो 25 ये फॉर्मूले में रख दूंगा मैं n की वैल्यू 25 प्लस के 1, 2 × 25 प्लस के 1। अब बंद करने के बाद अपॉन के 6 ले लूँगा, तो 25 × 26 × 50 और 51 अपॉन के 6। अब मैं इसको काट दूंगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 2 से मैं इसको काट दूंगा 13। और आपको पता है इनका आपस में मल्टीप्लाई आप करेंगे, किसका हम बात करें 13 का और 25 का और 17 का, तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 5525 निकल कर आएगी। गुणा कर सकते हैं, गुणा भाग तो आप कर सकते हैं। अब इस वैल्यू में से आप ये वाली वैल्यू जो है घटा देंगे, जो 385 आई है, तो मैं इसको जब मैं घटाऊंगा तो आपकी निकल कर आएगी 0, 4,
5 आप सब्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं। आंसर इज सी। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो ऐसे सवालों को आपको छोड़ना नहीं है, ढूंढो, पकड़ो और आंसर निकालो। अब 17 क्वेश्चन की बात करूं, अब 17 क्वेश्चन के दो तरीके करने के, 1 से लेके 10 तक दे रखा है, चलो हम मान लेते हैं 10 तक दे रखा है, और उसका जो आंसर दे रखा है मतलब एन की वैल्यू जो निकल कर आई है, मतलब टोटल जो निकल कर आया है, टोटल वो 55 निकल कर आया है। अब इसमें बोल रखा है कि 6, 12, 18 और 60, अभी तो मैंने आपको बताया नहीं है। तो ऐसे सवालों करने के लिए जब सम दे रखा हो, एक सीरीज में दे रखा हो, इक्वल गैप दे रखा हो, तो उसमें से कॉमन ले लो। मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूँगा, कॉमन ले लिया तो मेरा हो जाएगा 1, 2, 6, 18 प्लस 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 और ये 10। और जब खाली सिंपल दे रखा हो 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी भी संख्या दे रखी हो, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, n की वैल्यू दे रखी है आपकी 10 और 6 जो है आपके चिपक के चल रहा है, तो n की वैल्यू रख दो यहाँ पर 10 × 10 + के 1/2 और 6 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो साथ में चल रहा है। अब इसको कर देंगे आप 10 × 11 × 6, 2 ये नीचे चल रहा है, 2 से इसको काट देंगे 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 33 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 33 में 330। कहीं ऑप्शन है हमारे में, बिल्कुल है, आंसर इज सी निकल कर आया। अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो जब 1, 2 + 3 + 4 ऐसे दे रखा हो 10 तक, अब आपसे पूछा हो इसका योग क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। सारे खिलाड़ी नोट कर लो। अगर आपके सामने दे रखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस के 3 स्क्वायर, कितने तक भी दे रखा हो 10 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1/6। सारे खिलाड़ी नोट कर लो, ये सवाल आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको जब वो दे रखा है क्यूब में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कितने तक 10 का क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है n+1/2 और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है जब क्यूब वाली संख्या दे रखी हो, n = 10 मान लेंगे। तो ऐसे सवाल आपको ढूंढने और करने हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 18 क्वेश्चन पर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन मिलेगा। एक लड़का स्कूल से अपने घर लौटते समय रास्ता भटक गया, खो गया बिल्कुल। अपने घर पहुँचने के लिए वह, अब मैं आपको बताना चाहूँगा डायरेक्शन के सवाल करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे मार्क करना है और आपको लिख लेना है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, मतलब इसको बोलते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसमें मैं हर तरह के क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। अब उसने बोला है अपने घर पहुँचने के लिए वह दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर, तो ऐसे एरो लगा दो, दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चला गया वो, चलो 3 किलोमीटर चला और तब वो अपने बाएं मुड़ा। बाएं मतलब जो है आपके इधर मुड़ गया, ये बाएं मुड़ गया, चलो बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ा और पूरब की दिशा में। अब आपको पता है ये पूरब, देखो ये देख सकते हैं किधर डायरेक्शन हो रहा है, इधर डायरेक्शन हो रहा है, इसका ऊपर हो रहा है, इसका नीचे हो रहा है, इसका इधर हो रहा है, एरो लगा के याद कर लो। वो पूरब की दिशा में जाने वाली सड़क पर सीधे दिशा में 2 किलोमीटर चला, चलो भाई 2 किलोमीटर चला दिया मैंने। वहाँ से वह अपने दाएं मुड़ा, दाएं मतलब राइट टर्न ली उसने और मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, लो 3 किलोमीटर भी चला दिया उसको। दाएं मुड़ा वहाँ से और 3 किलोमीटर चला, उसके बाद वह फिर से अपने बाएं मुड़ गया, फिर से वह अपने यहाँ इधर चला गया, फिर से वो अपने बाएं मुड़ गया और बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने के बाद वो 1 किलोमीटर चला, फिर वह अपने घर पहुँच गया। तो लड़के का घर उसके स्कूल से किस दिशा में था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एरो को सिंबल को देखो किधर डिनोट कर रहा है, तो ये हमारा पूरब, इसमें कई ऑप्शन है, आंसर इज डी, इसका पूरब हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 19 क्वेश्चन की, स्वाति तृप्ति की वर्तमान आयु। ये शायद मैंने सवाल कराया है सेम, तो ये सवाल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप मेरे को निकाल कर बताएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 20 क्वेश्चन, सचिन और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 8:11 दे रखा है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सचिन और राहुल 8 और 11, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो +10 कर लूँगा मैं,
कितना 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 13-16 13-16। तो उनकी आयु में कितना अंतर होगा, फिर से डिफरेंट पूछ लिया। हालांकि मैंने आपको ऐसा सवाल बताया तो आप मेरे साथ करते रहें और आंसर भी निकालें। तो मैंने आपको बताया सेम जो है आपको डिफरेंस देखना है। 8 में कितने जोड़े 13 हो रहे हैं, आपको पता है कि 5 ऐड हो रहे हैं, इधर भी 5 हो रहे हैं, तो देखो 5 ऐड इधर भी 5 ऐड, तो 5 का मतलब हो गया 10 और 1 का मतलब हो जाएगा 5 दूनी 10 2। तो ये 2 निकल कर आया, इस 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 और 11 दूनी 22। और आपको पता है जब इसको सबट्रैक्ट करोगे घटाओगे तो कितना निकल कर आएगा, 22 में से आपके 16 जाते हैं तो आपका 6 निकल कर आएगा। आंसर इज डी। अगर आप ऐसे सवालों को ऐसे नहीं कर पाते हैं तो एक और तरीका है, 8x और 11x, सचिन और आपकी कौन है राहुल, 8x अपॉन के 11x में कितने वर्ष बाद 10 बाद, तो प्लस 10 कर दो बराबर 13/16 13/16। अब इसका गुणा भाग करके मल्टीप्लाई करके जो x की वैल्यू निकल कर आएगी उसमें मल्टीप्लाई कर देना, एक ये तरीका है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद यदि कोड दे रखा है, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 100% मिलने वाला है आपको 100%। यदि कोड में ये दे रखा है, लिटरेट दे रखा है, तो इसको मतलब 2 7 6 4 5 8 से डिनोट कर रखा है, डेट को इतना दे रखा है, तो रिलेटेड को किस कोड से डिनोट करेंगे। तो ऐसा सवाल आपको 100% मिलने वाला है बीपीएड में, एमपीएड में, कोडिंग डिकोडिंग का। तो देखो आर किससे डिनोट कर रहा है, आर जो है हमारा 4 नंबर पर 1 2 3 4, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। चलो आर मतलब मेरा 5 का, तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो पहले नंबर तो ये तो हो नहीं सकता। चलो एक तो मैंने उठा दिया। अब तीनों में से मैं करना है, ई कितने पर है, तो मेरी 1 2 3 4 मतलब 4 पर है, तो मतलब ये मेरा 5 4 हो गया। चलो उसके बाद एल कितने पर है, एल है मेरी 2 पर, तो 5 4 2 किसमें 5 4 2 इसमें भी है, तो इसमें नहीं है तो ये तो हटा दिया मैंने, 5 4 2 इसमें। अब इन दोनों में फाइट है, ए कितने पर है 1 2 3 8, तो मतलब 5 4 2 8 5 4 2 8 5 4 2 8। अभी इसमें फाइट चल रही है, दोनों में भी है, ऐसे आपको चेक करना है। उसके बाद है टी, तो टी आप देख सकते हैं कितने पर है 6 पर है। अब ये वाली टी नहीं लेनी है आपको, स्टार्टिंग वाली टी लेनी है, तो यहाँ पर इधर से स्टार्टिंग होगी, ये तो बाद में आएगी, तो ये तीसरे नंबर पर है तो 6 हो जाएगा, तो 6 ले लो। 5 4 2 8 6 5 4 2 8 6, आंसर इज सी हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऐसे सवाल करने हैं कोडिंग डिकोडिंग के, जो कि आपको मिलने वाले हैं मास्टर्स में और बीपीएड में। अब मैं बात करता हूँ 22। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली तरीके से करना होगा और इजीली मेथड अपनाना होगा, और ऐसा सवाल आपको 100% मिलेगा। उसने बोला है यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। इसका एक फॉर्मूला होता है सवाल करने का, एक फॉर्मूले से भी करते हैं, विदाउट फॉर्मूले से भी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, a प्लस v प्लस a इंटू बी अपॉन के 100, ये फॉर्मूला होता है। प्लस का तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, ऐसे कर सकते हैं। तो ये बढ़ाने की बात कर रहा है, तो a तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन के 100, 0 से 0 और 10 और 10 20, तो मतलब आंसर इज बी हो जाएगा, बी। अब देखो 23वें सवाल पर आ जाओ। अब आप बोल रहे होंगे सर 9 का स्क्वायर 9 नाम 81 हो गया, फिर यहाँ पर जो 6 होना चाहिए 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो ये भी आंसर हो जाता है। रीजनिंग डिपेंड करती है कि जिस आदमी ने, जिस एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन सेट करे वो संतुष्ट हो रहा नहीं हो रहा है उसके आंसर से, अपनी तरफ से आंसर मत निकाल देना। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो 4 जो बिंदी लगी हैं इसको हम समानुपात का चिन्ह बोलते हैं, अनुपात समानुपात। तो इसको हम क्या करेंगे 81 अपॉन के 9 बराबर 36 अपॉन के x मान लेंगे। 9 नाम 81, 9 नाम 9 से और 9 चक 36, 4 बार। आंसर इस ए हमारा निकल कर आएगा। ऐसे सवाल आपको ऐसे करने होंगे। नेक्स्ट में बात करूं 24, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो वो है हमारे भारत का। भारत का जो संविधान है वर्ल्ड का सबसे बड़ा है।
इसमें आर्टिकल की बात करता हूँ तो 395 आर्टिकल मिलते हैं। और जब मैं अनुसूची की बात करता हूँ, अनुसूची की जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, तो हमारी 12 हैं। और जब मैं भाग की बात करता हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं हम पार्ट, तो वो हमारे हैं 22। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। और काउंटिंग के तौर पर आर्टिकल कितने हैं? 465। काउंटिंग के तौर पे का, खा, इस तरीके से हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 25 की। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? वो है सुचेता कृपलानी। ये तो महिला में, और कहाँ की बनी? यूपी की बनी। और यूपी के पहले जो मुख्यमंत्री थे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री पुरुष में कौन थे। अगर आपकी तैयारी अधूरी है, आपको लगता है कि सर तैयारी अधूरी है, डोमेन सब्जेक्ट कवर नहीं हो पा रहा है और ना ही हमारा फर्स्ट पेपर हो पा रहा है, तो आपके लिए अभी भी मौका है। अभी भी आपके पास 8 से 10 दिन बचे हुए हैं। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी इफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, और आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।